हेलो गाइस जी, अवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, केंद्र राज्य संबंध। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर पूरे देश से जुड़ा हुआ कोई बड़ा विषय हो, जैसे रक्षा, रेलवे या विदेश नीति, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी? या अगर कोई विषय राज्य से जुड़ा हुआ हो, जैसे पुलिस, कृषि या स्वास्थ्य, तो उस पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी? यही पूरा सिस्टम समझने के लिए हमारे संविधान में 3 महत्वपूर्ण सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूची हमें बताती हैं कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और किन विषयों पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको ये तीनों सूचियों में जो अंतर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इसमें सरकार 2 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? एक केंद्र सरकार होती है जो केंद्र में बैठती है दिल्ली में, और एक राज्य सरकार होती है, वो कहां पर होती है? राज्यों में होती है। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, किसके पास में क्या शक्ति होंगी और संबंध कैसा होगा, इसे ही केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। तो केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, केंद्र को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, राज्य को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी और उनके संबंध कैसे होंगे, इसे ही केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 245 से आर्टिकल 293 तक केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से आर्टिकल 293 तक केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसके 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। इन दोनों स्तरों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, किसके पास में क्या शक्ति होंगी और संबंध कैसे होगा, इसी को ही केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। तो भारत एक संघीय देश है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और कुछ जिम्मेदारियों का क्या किया हुआ है? विभाजन किया हुआ है। तो ये मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की जिम्मेदारी होती है। एक केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है और एक वित्तीय संबंध होता है। विधायी संबंध का मतलब यह बताता है कि केंद्र और राज्य कानून बनाने की शक्ति कैसे साझा करेंगे। तो जो विधायी संबंध है उसके अंदर यह बताया गया है कि केंद्र और राज्य कानून बनाने की शक्ति कैसे साझा करेंगे। प्रशासनिक संबंध में यह बताता है कि केंद्र और राज्य प्रशासनिक कार्यों में कैसे सहयोग करेंगे। और तीसरा होता है वित्तीय संबंध, यह बताता है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर और राजस्व कैसे साझा किए जाएंगे। तो मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उनको 3 टाइप में बांटा गया है। एक विधायी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है और एक वित्तीय संबंध होता है। आज की क्लास में हम विधायी संबंध के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत 3 सूची आती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रशासनिक संबंध और प्रशासनिक संबंध के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद आयोग, वित्तीय संबंध के अंदर जीएसटी या वित्त आयोग, उनकी बातें करेंगे। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे ओनली विधायी संबंध की। तो केंद्र राज्य संबंध के अंदर विधायी संबंध आते हैं, प्रशासनिक संबंध आते हैं और वित्तीय संबंध आते हैं। तो हम बात करते हैं विधायी संबंध की। तो विधायी संबंध है वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी संबंध की बात की गई है। इसके अनुसार हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची, इसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। अब संसद का मतलब उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती हैं।
तो संसद का मतलब, तो यहाँ संसद का मतलब हो गया केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाएगी, और राज्य का मतलब हो गया राज्य सरकार जिस पर कानून बनाएगी। तो अगर कोई संविधान की 7वीं अनुसूची है, वो 3 टाइप की होती है। उसमें एक संघ सूची आती है, एक राज्य सूची आती है, और एक समवर्गीय सूची आती है। अगर कोई संघ सूची से रिलेटेड कोई विषय है तो इस विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का होता है। बात की जाए राज्य सूची की, तो इसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। तो राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य की विधानसभा को है। तीसरा है समवर्गीय सूची। इसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची पर ओनली केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जबकि जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसने केंद्र और राज्यों के बीच में जो कानून बनाने वाली शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है। एक कुछ को संघ सूची में रखा है, कुछ को राज्य में रखा है, कुछ को समवर्तित में रखा है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का है, और जो समवर्गीय सूची है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य की विधानसभा भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं संघ सूची के बारे में, अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल विषयों पर केवल संसद, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, ही कानून बना सकती है। तो संघ सूची से रिलेटेड अगर कोई भी विषय है तो उस पर केवल संसद, जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है, ही कानून बना सकती है। और संघ सूची में अगर वर्तमान में लगभग 100 विषय शामिल किए गए। कितने विषय हैं वर्तमान में? लगभग 100 विषय हैं। अगर इसमें कुछ प्रमुख विषयों की बात की जाए, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गया, मुद्रा और बैंकिंग हो गया, रेलवे, डाक और तार, नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये जो जितने भी विषय हैं इन सब पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। किसका है? संसद का है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो संघ सूची पर जो विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जैसे रक्षा पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो ये याद रखिए। इसके प्रमुख विषय हैं 100 में से, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गई, मुद्रा और बैंकिंग हो गई, रेलवे हो गया, डाक और तार हो गया, नागरिकता हो गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे उदाहरण पर यदि भारत को नए लड़ाकू विमान खरीदने हैं या कोई सैन्य संबंधित कानून बनाना है तो यह निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी, राज्य सरकार नहीं लेगी, क्योंकि जितने भी रक्षा से संबंधित विषय हैं वो किसको दिए हुए हैं? केंद्र सरकार को दिए हुए हैं। तो यदि भारत को नए लड़ाकू विमान खरीदने हैं या कोई सैन्य संबंधित कानून बनाना है तो यह निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी, क्योंकि जो रक्षा से संबंधित विषय है वो कौन सी सूची में है? संघ सूची में है, और संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो केवल राज्य सरकार और राज्य विधान सभा ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो केवल जो राज्य सरकार और राज्य विधानसभा है वही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं। कितने विषयों को शामिल किया गया है? 61 विषयों को शामिल किया गया है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे पुलिस हो गया, कानून और व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, भूमि और भूमि सुधार हो गए। ये सारे के सारे कौन सी सूची में है? राज्य सूची के अंदर आते हैं ये विषय। और टोटल राज्य सूची में लगभग 61 विषय आते हैं। और इन सारे विषयों पर जो कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार और राज्य विधानसभा ही बना सकती है। एग्जाम्पल के रूप पर यदि किसी राज्य को कोई नई पुलिस भर्ती नीति बनानी है या कृषि से संबंधित कोई कानून लागू करना है तो यह निर्णय राज्य सरकार लेगी। तो राज्य सरकार यह निर्णय ले सकती है। तो राज्य सूची का उद्देश्य राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने की शक्ति देता है। तो जो राज्य सूची होती है वो राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने की शक्ति देता है, क्योंकि राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। अब बात करते हैं आर्टिकल 249 की। तो आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है।
तो आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और इसमें जो संसद के अंदर आता है वो कौन सी होती है? राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो ये कैसे लागू होगा? तो जैसे सबसे पहले राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो आर्टिकल 249 याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राष्ट्र हित के आवश्यक हो तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये कैसे शक्ति प्राप्त होगी, ये कैसे लागू होगा? तो सबसे पहले राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। और प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और यह शक्ति केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य है। और जो ये अधिकार मिलता है, इसकी जो शक्ति होती है वो केवल 1 वर्ष के लिए मान्य है। राज्यसभा हर बार एक नया प्रस्ताव पारित करके इस शक्ति को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो राज्यसभा अगर फिर से नया प्रस्ताव पारित कर दे तो इस शक्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो शुरुआत में यह शक्ति केवल 1 वर्ष के लिए मान्य है। उसके बाद में अगर जब 1 वर्ष खत्म होने जा रहा है तो राज्यसभा अगर हर बार एक नया प्रस्ताव पारित कर दे तो इस शक्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यदि राज्यसभा का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है तो इसके आधार पर बनाया गया कानून 6 महीने तक प्रभावी रहता है। और अगर राज्यसभा का प्रस्ताव समाप्त ही हो जाता है तो इसके आधार पर जो कानून बनाया गया है वो 6 महीने तक प्रभावी रहता है। तो आर्टिकल 249 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राष्ट्रहित के आवश्यक हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये शक्ति किसके पास होती है? संसद के अंदर राज्यसभा के पास होती है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आर्टिकल 249 में ऐसा लिखा गया है। तो ये लागू कैसे होगी? राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगा, यह प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और यह शक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होती है। और राज्यसभा हर बार एक नया प्रस्ताव पारित करके इस शक्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और यदि राज्यसभा का प्रस्ताव पहली बार जब पारित हो गया उसके बाद अगर समाप्त हो जाता है तो इसके आधार पर बनाया गया कानून 6 महीने तक प्रभावी रहता है। अब बात करते हैं संघ राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो संसद कुछ ऐसे संघ राज्य सूची के विषय हैं, उस पर कौन कौन से विषय हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है। तो आमतौर पर राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। तो आमतौर पर जितनी भी राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों का ही होता है। लेकिन कुछ जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उस टाइम में संसद भी कानून बना सकती है। जैसे राज्यों की सहमति, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करते हो तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो अगर 2 राज्यों ने संसद से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस विषय पर आप कानून बनाइए, तो संसद उन 2 राज्यों के लिए उस विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। वो केवल जो 2 राज्य इसकी सहमति करते हैं, जो राज्य मान लीजिए हरियाणा और यूपी राज्य, इन दोनों राज्यों ने संसद को बोला कि हमारा एक ये विषय है, इस पर आप हमें कानून बना के दे दीजिए, तो जो संसद होती है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। लेकिन जो राज्य सहमत हुए हैं वो कानून उन्हीं के लिए लागू होंगे। ये नहीं कि पंजाब और हरियाणा के लिए अगर कानून बनाया है तो आप उसको यूपी पर लागू करें, या हरियाणा और यूपी के लिए कोई कानून बनाया है उसको आप जम्मू कश्मीर पर लागू करें, ऐसा नहीं। जिस राज्यों ने अपनी अनुरोध किया है संसद से कानून बनाने के लिए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और वह विषय उन्हीं राज्यों पर लागू होता है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लागू किया जाता है तो संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो उस समय जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, क्योंकि उसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा है राष्ट्रपति शासन के दौरान,
यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उस राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास चली जाती है और उससे रिलेटेड जो कानून है वो कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। तो आमतौर पर जो राज्य हैं जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें संसद भी कानून बना सकती है। उसमें से एक है राज्यों की जगह अगर सहमति हो, किन्हीं भी दो राज्यों की सहमति हो तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, हमने संघ सूची और राज्य सूची के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची पर। किस पर बात करते हैं, समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची उन विषयों की एक सूची है जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया और यह प्रावधान हमारे कितने भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सबका प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में ही है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो जितने भी समवर्ती सूची के अंदर विषय आते हैं और इसके अंदर लगभग 50 से ऊपर विषय हैं, लगभग 52-53 के समथिंग विषय हैं, उन सारे विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र का भी है और राज्य सरकार का भी है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर आमतौर पर केंद्रीय कानून मान्य होता है। तो इस पे ये याद रखिए, अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसी समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं और अगर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव होता है उस कानून से लेकर, तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होता है, राज्य का कानून मान्य नहीं होता। तो इन विषयों पर दोनों स्तरों की सरकारों के बीच में सहयोग आवश्यक है। तो जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर जो दोनों स्तरों की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों का सहयोग आवश्यक है। इसके अंदर कुछ विषय हैं जैसे शिक्षा। अगर शिक्षा पे मान लीजिए राज्य सरकार ने कुछ कानून बनाया और उसी पर केंद्र सरकार ने कुछ कानून बनाया, अगर दोनों कानून एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। उसी तरह वन है, विवाह और तलाक के नियम, श्रम कानून, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। इसमें शिक्षा का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जोड़ा गया था, पहले ये राज्य सूची में था लेकिन बाद में इसको किस में जोड़ दिया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया। तो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो जो 42वां संविधान 1976 हुआ था उसके तहत जो शिक्षा थी वो पहले राज्य सूची में थी, उसको राज्य सूची से हटाकर कहां पर डाल दिया, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया। तो अब जो शिक्षा है वो किसके अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इसका परिणाम क्या है कि अब शिक्षा के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है, इसलिए इसको किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी क्योंकि वो राज्य सूची का विषय था। अब शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इसलिए इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां। कुछ अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची भी बोलते हैं इसको। अवशिष्ट, ये शक्ति की जगह इसको क्या बोलिए, सूची। तो एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। तो ये सूची नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां, ये इसको अवशिष्ट शक्तियां याद रखिए। तो जो संविधान के अंदर है उसके अंदर टोटल 3 सूचियां ही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद में कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, तो केंद्र सरकार संसद के पास
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में शामिल नहीं किए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो जो केंद्र सरकार, वो जो संसद है, वो जो विषय जो संघ सूची के अंदर भी नहीं है, राज्य सूची के अंदर भी नहीं है और संवर्धित सूची के अंदर भी नहीं है, तो उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का, संसद का होता है। इन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का है। उदाहरण के तौर पर जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो इंटरनेट और साइबर अपराध और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे विषय मौजूद नहीं थे। उस समय इंटरनेट कोई नहीं जानता था, ना ही कोई साइबर अपराध था, ना ही कोई डिजिटल प्रौद्योगिकी थी। ऐसे विषय उस टाइम मौजूद नहीं थे, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो उस टाइम जो विषय नहीं थे मौजूद, तो उन विषयों पर अब कानून बनाने की शक्ति किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। तो जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो इंटरनेट, साइबर अपराध और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे विषय मौजूद नहीं थे, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। याद रखें, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास तीनों सूचियों में सूचीबद्ध नहीं विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो जो अवशिष्ट शक्ति है वो शक्ति होती है जो संसद के पास जो तीनों सूचियां हैं उनके विषय उसमें शामिल नहीं है। तो जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में शामिल नहीं है वो विषय किसके अंदर आते हैं? अवशिष्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अवशिष्ट के अंदर आते हैं। और अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का शक्ति है वो किसकी होती है? और जो अवशिष्ट विषय है उस पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो संसद की होती है। उसके बाद करें तो केंद्र राज्य संबंध के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट 4 आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन और विवादों को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था। इन आयोगों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और सुधारों के सुझाव देना। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को कुछ बेहतर बनाने के लिए कुछ केंद्र राज्य संबंध आयोग बनाए गए थे। इन आयोगों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और सुधारों के सुझाव देना था। अब तक भारत में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन करने के लिए 4 प्रमुख आयोग गठन किए गए थे। उसमें से एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में, दूसरा राजमन्नार समिति वो 1969 में बनाई गई, एक तीसरा सरकारी आयोग है जो 1983 में बनाया गया था और एक पुंछी आयोग है जो 2007 में बनाया गया था। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से राजमन्नार समिति और सरकारी आयोग ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो अब तक मोस्टली 4 आयोग बनाए गए हैं जो प्रमुख आयोग है। उसमें से एक प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमन्नार समिति 1969 में, सरकारी आयोग 1983 में और पुंछी आयोग 2007 में। तो याद रखें, केंद्र राज्य संबंधों को समझने के लिए भारत में कुल 4 प्रमुख आयोग स्थापित किए गए। अब हम एक एक आयोग के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। तो ये आयोग 1966 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका उद्देश्य भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना था। इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें थी। इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित किया गया था, उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उसके बाद एक राजमन्नार आयोग था जो 1969 में गठित किया गया था। ये आयोग तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था। तो जो राजमन्नार आयोग है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार थे। कौन थे? न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार थे। इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे सरकार को? तो इन्होंने कहा था कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाना चाहिए। तो जो राजमन्नार आयोग था उन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए और जो केंद्रीय नियंत्रण है, केंद्र से जो नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो कम किया जाना चाहिए। ये राजमन्नार आयोग की सिफारिशें थी जो 1969 में
गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जो न्यायमूर्ति पीवी रामनन्नार थे। उसके बाद करते हैं सरकारी आयोग। ये आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया थे। कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया थे। इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। किस आयोग ने कहा था? तो ये सरकारी आयोग ने कहा था। इसने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी वो 1600 पन्नों की रिपोर्ट थी और इनकी जो रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई थी? 1988 में। आयोग 1983 में बना था। इसने अपने 1600 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो 1928 में प्रकाशित की थी, मतलब अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1988 में। तो ये क्या था? ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1983 में सरकारी आयोग। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं पुंछी आयोग, जो 2007 में बनाया गया था। यह आयोग 2007 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति एम एस पुंछी थे। ये हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। तो जो ये आयोग, जो पुंछी आयोग है, ये 2007 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम एस पुंछी थे। इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। पुंछी आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक ऑटोनोमस दी जानी चाहिए और राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। तो इसने कहा था राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, मतलब ऑटोनोमस, उनको खुली छूट दी जानी चाहिए और राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। तो ये टोटल 4 आयोग थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में भारत सरकार द्वारा, और जो राजमन्नार आयोग है वो 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा, और जो सरकारी आयोग है वो केंद्र सरकार द्वारा 1983 में, जिसने अपनी रिपोर्ट है 1600 पेज वाली 1988 में दी। और एक पुंछी आयोग है जो 2007 में स्थापित किया गया था और इसने भी अपनी कुछ सिफारिशें दी कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए और राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। तो अभी तक हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां शामिल हैं? तो जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंदर संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्धित सूची है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक संवर्ती सूची है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो संघ सूची के विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संसद का होता है, और जबकि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर जो सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। उसके बाद करते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो किसका कानूनी प्रभावी होता है? तो उस समय केवल केंद्र का कानून प्रभावी होता है, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होता। तो टकराव की स्थिति में जो समवर्ती सूची पर कानून बनाया गया है उस पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। रक्षा, विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा जैसे विषय किस सूची में आते हैं? तो ये विषय संघ सूची के अंदर आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विषय किस सूची के अंदर आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंदर आते हैं और इस पर कानूनी बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। शिक्षा वर्तमान में किस सूची में शामिल है? तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंदर थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। रेलवे किस सूची का विषय है? तो जो रेलवे है वो किसका विषय है? संघ सूची का है। कृषि किस सूची का विषय है? तो जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। सॉरी। वन किस सूची का विषय है? तो जो वन है वो समवर्ती सूची का विषय है। उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है।
विवाह और तलाक किस सूची में आते हैं? तो जो विवाह और तलाक है ये भी समवर्ती सूची पर आते हैं। इसके अंदर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो विवाह और जो तलाक है वो किसके अंदर आते हैं? समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से किस सूची का विषय है? तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। भूमि और भूमि सुधार किस सूची में आते हैं? तो जो भूमि और भूमि सुधार है ये भी राज्य सूची के अंदर ही आते हैं। विदेश नीति किस सूची का विषय है? तो जो विदेश नीति है वो किसका सूची का विषय है? संघ सूची का है। तो इसमें एक याद रखिए, जिससे ऐसा हो कि पूरा देश प्रभावित हो, तो ऐसे विषय जिनसे पूरा देश प्रभावित होता है तो वो सारे के सारे संघ सूची के अंदर ही आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है? जब राष्ट्रीय हित में राज्यसभा प्रस्तावित करे तो वो अनुच्छेद आर्टिकल 249 है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो मैंने आपको बता दिया, टोटल 3 अनुसूचियां हैं। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा की थी? तो जो सरकारी आयोग है उसने केंद्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा की थी और इसको 1983 में इसको गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो 2007 में पंछी आयोग का गठन किया गया था। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो अंतरराज्य परिषद है उसकी स्थापना 1990 में की गई थी। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून के टकराव होने पर किसका कानून मान्य होगा? तो उस समय केंद्र का कानून मान्य होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।